हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, आज हम फिजिकल वर्ल्ड का सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, व्हाट इज़ फिजिक्स, व्हाट इज़ साइंस एंड स्टेप्स इन साइंटिफिक स्टडी टू नेचर। नेचर को स्टडी करने के लिए अपने पास साइंटिफिक स्टेप्स क्या हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में हम थ्रस्ट एरियाज ऑफ फिजिक्स ये पढ़ने जा रहे हैं। व्हाट इज दिस? थ्रस्ट का मतलब बच्चों आपको पता होगा, थ्रस्ट का मतलब क्या है। थ्रस्ट का मतलब है फोर्स अप्लाई करना, जानते हैं सभी, क्योंकि 9th में पढ़ा होगा बायोन्सी, थ्रस्ट, अप थ्रस्ट, डाउन थ्रस्ट, सारी चीज़ें पढ़ी हैं आपने, ठीक है। थ्रस्ट का मतलब क्या है, अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होता है कि फिजिक्स को पढ़ने के लिए किस तरह से जोर दिया जाता है, मतलब फिजिक्स को किस तरीके से पढ़ना चाहिए, किन बातों पर जोर लगाया जाता है, किन बातों पर बल लगाया जाता है कि फिजिक्स को आप ऐसे पढ़ो। तो दो मेथड हैं अपने पास, दो थ्रस्ट एरियाज हैं फिजिक्स में कि फिजिक्स को हमें कैसे स्टडी करना चाहिए। तो फर्स्ट क्या है अपना, फर्स्ट है यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन, व्हाट इज यूनिफिकेशन बेटा? यूनिफिकेशन क्या है, जैसे नाम से आपको पता लग रहा है यूनिट भाषा का यूज करना यूनिफिकेशन है। अभी मैं आपको बताता हूँ, जैसे यूनिफिकेशन का एक सिंपल सा मीनिंग आपको बताता हूँ। यूनिफिकेशन चाहती है फिजिक्स। यूनिफिकेशन मतलब सिर दर्द की गोली। आप यूँ सोचिए, सिर दर्द की गोली यानी सेराडोन, आप जो भी लेते हो, डिस्प्रिन, सिर दर्द होता है वह पढ़ने में, ठीक है। तो यूनिफिकेशन फिजिक्स ये चाहती है कि फिजिक्स को आसान बनाया जाए, मतलब एक ही लॉ से बहुत सारे फिनोमेनाज को हम एक्सप्लेन कर दें। जैसे मैं मार्कर को छोड़ रहा हूँ, अर्थ की तरफ गिर रहा है, ठीक है, अर्थ की तरफ गिर रहा है। एक बॉल को छोड़ते हैं, अर्थ की तरफ गिरती है, एक फिनोमेना देखा हमने, द मून इज मूविंग अराउंड द अर्थ, दूसरा फिनोमेना हो गया, ठीक है। नेक्स्ट फिनोमेना क्या है, द अर्थ इज द कंप्लीट अर्थ एंड ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन, एक थर्ड फिनोमेना हो गया। तो ऐसे किसी भी सैटेलाइट को हम देखते हैं, कोई सैटेलाइट छोड़ी हमने, वो अर्थ के बाहर घूम रही है, ये भी अपने लिए एक नेचुरल फिनोमेना हो गया। अब बहुत सारे फिनोमेनाज को हम सिंपली एक ही लॉ से एक्सप्लेन कर दें। यूनिफिकेशन का मतलब बस सिर्फ इतना है। तो किस फिनोमेना से एक्सप्लेन करेंगे, इन 3-4 जो फिनोमेना को मैंने बताया आपको, तीनों चारों फिनोमेनाज को आप किस फिनोमेना कौन से लॉ से एक्सप्लेन करोगे? तो आंसर है ग्रेविटेशन। मैं मार्कर को छोड़ रहा हूँ, अर्थ की तरफ गिर रहा है ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ, ग्रेविटेशन। सन के चारों तरफ जितने भी प्लैनेट घूम रहे हैं, ग्रेविटेशन। मून अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, ग्रेविटेशन। जितने भी सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ मूव कर रहे हैं, जो इंटरनेट चलाने में हेल्प करते हैं या डिफरेंट जगह हम अपनी हेल्प करते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम एस्टेब्लिश करने में, तो वो सारी चीज़ें हम एक ही लॉ से एक्सप्लेन कर जाएंगे, विच इज़ ग्रेविटेशन। बस यूनिफिकेशन सिंपल से वर्ड्स में मैं ऐसे समझा सकता हूँ आपको। और तरीके हैं बहुत, देखो आप फिजिक्स क्या चाहती है, यूनिट मैंने शुरू में बता दिया, यूनिट भाषा का यूज़ करें हम। तो जैसे किसी जगह हम देखते हैं हीट एनर्जी जो होती है, हीट आपको पता है एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, पता नहीं कितनी सारी एनर्जीज की फॉर्म है, समझ में आ गया? हाँ, तो ऐसे हीट के लिए केमिस्ट्री वालों ने केल्विन बनाया है, ठीक है ना। कई जगह हम डिग्री सेल्सियस भी यूज़ करते हैं, ठीक है। कई जगह हम हीट के लिए केल्विन, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, अलग अलग जगह अलग अलग यूनिट्स यूज़ करते हैं। एक एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी एनर्जी है अपने लिए। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए हम कौन सी यूनिट यूज़ करते हैं? किलोवाट आवर। अपने घरों में जो बिल आता है वो kWh में आता है, किलोवाट आवर में बेटा। 1 यूनिट, 2 यूनिट, 5 यूनिट, 10 यूनिट आप बोलते हो, वो बिल आया है वो किलोवाट आवर में आया है अपना, चीज़ें समझ में। तो हम एक अलग यूनिट यूज़ करते हैं, अपना बिल जो आता है इलेक्ट्रिसिटी का है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसके लिए अलग यूनिट यूज़ करते हैं, किलोवाट आवर, ठीक है ना। तो फिजिक्स क्या चाहती है कि भाई जितनी भी एनर्जी हैं मैं उन सभी के लिए एक यूनिट बनाऊं, फिजिक्स ये चाहती है। तो फिजिक्स ने, सुन लो आप, फिजिक्स ने सभी एनर्जीज के लिए एक ही यूनिट डिसाइड की है, विच इज़ जूल। एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। कोई भी आप काम करते हो, काम करने में आप फोर्स अप्लाई करते हो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन, पता है ना फॉर्मूला वर्क डन का, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो वहाँ पर आपने कितना काम किया, तो आपकी कुछ एनर्जी लगेगी उसमें, तो वर्क डन जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और वर्क डन का यूनिट भी क्या है? जूल। यही है यूनिफिकेशन सिंपल से वर्ड्स में, ठीक है। अभी आप कहोगे सर जैसे फिजिक्स ने तो जूल बना दिया सभी एनर्जीज के लिए, लेकिन किलोवाट आवर ये सारी चीज़ें यूज क्यों करते हैं हम आज भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए? किलोवाट आवर, जूल का यूज़ नहीं करते बेटा, वो पुराने टाइम से यूज़ करते आ रहे थे, अपना बिल आता रहा है शुरू से बिल अपना यूनिट्स में आ रहा है, किलोवाट आवर में आ रहा है।
तो हम सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दें कि अब की बार मान लीजिए 100 यूनिट निकाली अपने मीटर ने और 6-7 रुपये मेरे हिसाब से एक यूनिट एक रीडिंग का जो बिल आता होगा, तो ऐसे 100 यूनिट के हिसाब से 6 या 7 रुपीज़ अगर आप मल्टीप्लाई करोगे पर यूनिट का, तो 600-700 रुपये सीधा मल्टीप्लाई करके सोल्व हो जाता है। अगर इसको जूल में कन्वर्ट कर दिया जाता थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा आती है, इसलिए फिर प्रैक्टिकल यूनिट है ना अपनी किलोवाट आवर, तो उसको प्रैक्टिकल ही छोड़ दिया। हाँ, ये आपको पता होना चाहिए, प्रैक्टिकल यूनिट अपनी अलग होती हैं, प्रैक्टिकल यूनिट अलग हैं और जो फिजिक्स ने डिसाइड की हैं SI सिस्टम की यूनिट्स वो अलग हैं। आप कुछ भी यूज़ करते हो, फिजिक्स क्या करती है, डिस्टेंस के लिए सिर्फ मीटर यूज़ करती है। अरे डिस्टेंस को किस में मेजर करती है फिजिक्स, SI यूनिट क्या है डिस्टेंस के लिए, मीटर। आप कोई फिट में भी यूज़ करता होगा, कई जगह हम इन चीज़ में भी यूज़ करते हैं। हम यहाँ से किसी दूसरी सिटी का डिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो किलोमीटर में भी यूज़ करते हैं। आई ना चीज़ समझ में। अमेरिका वाले या दूसरे देशों के लोग कई जगह माइल्स चलता है, कई जगह नॉटिकल माइल चलता है, समझ में। तो वो प्रैक्टिकल यूनिट है, वो फिजिक्स की यूनिट नहीं है, SI यूनिट नहीं है। चीज़ आई समझ में। तो फिजिक्स को कैसे पढ़ना है, तो सबसे पहला स्टेप है यूनिफिकेशन। यूनिफाई करो, चीज़ों को कम से कम करो, सिरदर्दी कम, बस। तो ये है यूनिफिकेशन, ठीक है। अब सेकंड स्टेप क्या है फिजिक्स को पढ़ने के लिए, सेकंड स्टेप क्या रहेगा, रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म बेटा क्या है, रिडक्शनिज्म, रिड्यूस शब्द यहाँ है, देखो रिड्यूस और इसके आगे रिडक्शनिज्म बन गया है, रिड्यूस के आगे ई हट गया है। अब रिड्यूस का मतलब क्या होता है आपको आएगा समझ में। कोई कॉम्प्लेक्स ही प्रोसेस है उसको आसान भाषा में समझाना, तोड़ तोड़ के पार्ट्स में, कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है उसको तोड़ तोड़ के समझाना क्या कहलाता है, रिडक्शनिज्म। फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल दिया कि कोल से क्या बनती है, इलेक्ट्रिसिटी। कितनी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है बच्चों को समझ में नहीं आता। शुरू में तो एक बार मैं भी घबरा गया था, कोयले से इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है, क्या कोयले में बैटरी के जैसे तार लगाते हैं वैसे वायर लगाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल होता है कोयले में। तो बेटा ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसको आसान भाषा में कैसे समझाएंगे, रिड्यूस करके, तोड़ तोड़ के कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को इजी वे में एक्सप्लेन करना, ये अपना सेकंड स्टेप रहेगा थ्रस्ट एरिया का, ठीक है ना। तो कोल से इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है, देखिए समझिए। कोल को हम गर्म करते हैं तो इसमें हीट एनर्जी निकलती है, हीट एनर्जी है ना। अब हीट का यूज़ करके पानी को गर्म किया जाता है, पानी गर्म होगा, वेपर बनेगी, वाष्प स्टीम बनेगी, तो ये स्टीम एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, समझ में, स्टीम एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। अब स्टीम एनर्जी जो है वो एक कमरे में ले जाई जाती है और वहाँ पे एक पाइप के थ्रू टरबाइन होती है, टरबाइन, पंखा लगा लो, ब्लेड लगा लो, जो जनरेटर की शाफ्ट से जुड़ा होता है, उसके ऊपर ऐसे स्टीम फोर्स लगाती है। स्टीम में बहुत ताकत है बेटा, आप देखो आपका 2-2.5 किलो का जो कुकर है घर में, वो उछल उछल के सीटी मारता है हाँ है ना समझ में। हाँ, वो उस स्टीम का प्रेशर बनता है कुकर में और वो सीटी ऊपर की तरफ उठती है और कुछ नहीं। तो स्टीम में बहुत ज़्यादा ताकत होती है और स्टीम बहुत प्रेशर से टरबाइन के ऊपर डाली जाती है, तो टरबाइन घूमेगा, टरबाइन घूमेगा तो जनरेटर घूमेगा, जनरेटर घूमेगा तो क्या बनेगी, इलेक्ट्रिसिटी। स्टीम एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, मैकेनिकल एनर्जी यानी कि मोशन, और मोशन वाली एनर्जी के कारण जनरेटर घूमेगा और फिर किस में कन्वर्जन होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। समझ में आएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऐसे देखो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन किया है। या फिर एक और एग्जांपल देता हूँ आपको रिडक्शनिज्म का, ध्यान से देखिए। जैसे मैंने बोला एक कंटेनर में पानी को गर्म करते हैं, वाटर को बॉईल करेंगे हम, यहाँ पे पानी यहाँ तक है इसमें, ठीक है। अब आप जैसे ही इसको टच करोगे, आप देखो यहाँ बर्नर जला रखा है हमने, ठीक है, यहाँ बर्नर इसको गर्म कर रहा है, फ्लेम है, यहाँ बर्नर है अपना, ठीक है। अब बर्नर से इसको गर्म कर रहे हैं हम। अब देखोगे आप जैसे टच करोगे आपको लगेगा ये गर्म है, हीट आपको अफेक्ट करेगी ना आपके हैंड को। तो इसमें आप बताइए कैसे इसने कंटेनर को गर्म कर रखा है। जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, आप कहोगे सर यहाँ से हीट एनर्जी ले रहे हैं और कंटेनर की जो वॉल्स हैं वो ऐसे गर्म हो रखी हैं। तो बेटा क्या है मैं आपको बताता हूँ, यहाँ जो मॉलिक्यूल है वाटर मॉलिक्यूल, वो बहुत काइनेटिक एनर्जी लेके ऐसे टकराते रहते हैं, झूम 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 झूम, अंदर दीवारों पे हर जगह। तो जितनी काइनेटिक एनर्जी से दीवार को हीट करेगा, किसकी दीवार को, किसकी वॉल को, कंटेनर की वॉल को, जितनी काइनेटिक एनर्जी से, जितनी स्पीड से यहाँ जाके हीट करेगा, उतना ज़्यादा टेम्परेचर हमारे को महसूस होगा। है ना समझ में। मैं देखो कैसे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को मैंने सीधे सीधे समझा दिया कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो जूम 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 इसमें ऐसे वाइब्रेट करते हैं और कंटेनर की दीवारों से जाके स्ट्राइक करते रहते हैं, और जैसे हम हाथ लगाते हैं हमारे को सेंसेशन होती है हीट, ठीक है ना। तो वो किसके कारण है, वो ये एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी है,
आया ना समझ में? काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल्स। इसको कैसे सिंपल से वर्ड्स में मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो ये रिडक्शनिज्म है, एक कॉम्प्लेक्स सी प्रोसेस को सीधे शब्दों में समझाना, आसान भाषा में, इट इज़ रिडक्शनिज्म। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं व्हाट इज द स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। स्कोप क्या है फिजिक्स का और एक्साइटमेंट क्या है, देखिए। सबसे पहले पढ़ते हैं स्कोप ऑफ फिजिक्स। स्कोप, SCOP, स्कोप ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स का स्कोप क्या है बेटा? स्कोप का मतलब आप समझ सकते हो रेंज। रेंज आया बेटा समझ में? नहीं आया सर, देखो ध्यान से। रेंज मतलब हम फिजिक्स में कितनी बड़ी से बड़ी और कितनी छोटी से छोटी चीज़ की स्टडी करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रेंज। रेंज, स्कोप, ठीक है ना। मैं आपको बताता हूँ, फिजिक्स में हम छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ की स्टडी करते हैं। फिजिक्स में हम एक एटम का साइज मेजर करते हैं। अप्रोक्सीमेट कितना होता है आपको पता है, 10⁻⁻14 या 15 एटम का साइज, न्यूक्लियस का साइज, ठीक है ना, 10⁻⁻15 मीटर न्यूक्लियस का साइज। तो ये सारी चीज़ें हम मेजर करते हैं, बहुत छोटी चीज़ें हैं बेटा। तो छोटी से छोटी चीज़ की स्टडी करते हैं हम फिजिक्स में, और बड़ी से बड़ी चीज़ की, बड़ी से बड़ी चीज़ क्या है? यूनिवर्स के रहस्य, यूनिवर्स का साइज। आगे समझ में? यूनिवर्स साइज। तो यूनिवर्स साइज कितना है बेटा? 10⁻26 मीटर। यस, इट इज़ द साइज ऑफ यूनिवर्स, 10⁻26 या 27 मीटर। तो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ की हम स्टडी करते हैं फिजिक्स में। तो बेटा ये है स्कोप ऑफ फिजिक्स। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये जो हम नंगी आंखों से देख नहीं पाते, ये है माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। आया समझ में? माइक्रोस्कोपिक स्टडी जो करते हैं हम, यानी कि जो चीज़ें नंगी आंखों से नहीं दिखती हैं, माइक्रोस्कोप से दिखती हैं। बड़ी से बड़ी क्या है, वो चीज़ क्या बोली जाती है जो नंगी आंखों से दिखती है, वो मैक्रोस्कोपिक। जैसे यूनिवर्स की स्टडी कौन सी है? मैक्रोस्कोपिक स्टडी। माइक्रोस्कोपिक आप समझ गए, मैक्रोस्कोपिक नंगी आंखों से दिखे, समझ में क्या? और इनके बीच की एक और डोमेन है, ध्यान से देखिए, ये एटम या न्यूक्लियस का साइज, ठीक है। अगर कुछ बंच एटम्स के इकट्ठे हो जाते हैं, अप्रोक्सीमेट 120 अप्रोक्सीमेट, अगर इतने एटम्स अगर इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर वो नंगी आंखों से दिखता है। वो साइज वो इतना एबल हो जाता है कि वो नंगी आंखों से देख सकते हैं हम, ठीक है। तो वो बीच की कंडीशन है इनकी। तो वो कौन सा वर्ल्ड है? मेसोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड, मेसोस्कोपिक वर्ल्ड और मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। आप समझ ही गए, समझ गए ना? हाँ, तो ये है रेंज या स्कोप ऑफ फिजिक्स। जैसे आप किसी कंपनी में लग गए, ठीक है, मान लीजिए आप चपरासी लग गए, आप 5,000 रुपये में सिलेक्ट हो गए वहाँ, और कुछ साल तक आप नौकरी करते रहे वहाँ पे कंटिन्यूअस, और उसके बाद आपका प्रमोशन होना शुरू हो गया। प्रमोशन स्टार्ट किया आपका, आप अच्छा काम कर रहे थे, तो आपकी सैलरी जो है 5,000 से लेके इंक्रीज़ कर करके ऐसे 30,000 तक पहुँचा दी। आप बॉस के काफ़ी नज़दीक थे, बॉस के चमचे, ओके। तो ऐसे आपकी जो रेंज है वो कितनी सेट हुई? 5,000 टू 30,000। बेटा है समझ में? 5,000 से 30,000 उस कंपनी में आपका क्या था? स्कोप, रेंज है वो आपकी। आ गया ना समझ में? ठीक है। अब छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ के साथ डील करते हैं, मैंने जैसे आपको बताया अभी, ठीक है। तो ये इसी में मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि फिजिक्स जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड की गई है। फिजिक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक फिजिक्स कौन सी है? क्लासिकल फिजिक्स। और दूसरी फिजिक्स कौन सी है बेटा? दूसरा पार्ट क्या है इसका? वो है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स। ये क्या बता रहे हैं सर? अरे ज़रूरी है बेटा, इसलिए ध्यान से सुनो। अब क्लासिकल फिजिक्स जो है वो 1900 से पहले की जो फिजिक्स है वो क्लासिकल फिजिक्स है। 1900 से पहले की है, कुछ समझ में? यानी कि आप जो 11th में पढ़ोगे बेटा वो सारी की सारी क्लासिकल फिजिक्स है। जितने भी चैप्टर है ना टोटली क्लासिकल फिजिक्स। 95% हम फिजिक्स जो पढ़ेंगे 11th क्लास में 1900 पहले की फिजिक्स है। क्लासिकल जैसे नाम से आपको पता लग रहा है ना, क्लासिकल म्यूजिक, अरे म्यूजिक से तो समझ गए, क्लासिकल मतलब ओल्ड, पुराना।
तो भाई आप इसमें जो भी चैप्टर पढ़ोगे 11th में वो सारे अपने क्लासिकल फिजिक्स बेस्ड है। वो कहाँ है, वो अपने वो मैक्रोस्कोपिक चीज़ें हैं, वो मैक्रो मैक्रो ध्यान से देखना। इसमें कौन कौन से चैप्टर आते हैं, इसमें कौन कौन से चैप्टर आते हैं, मैकेनिक्स है जैसे मैकेनिक्स, ठीक है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स जो 12th में कुछ पार्ट है, रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन वो चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें किस में हैं, ये सारी चीज़ें क्लासिकल फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में क्या क्या चैप्टर है आपके पास, मॉडर्न फिजिक्स में जैसे एटम की स्टडी हम कर रहे हैं, न्यूक्लियस में क्या क्या है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, वो मॉडर्न फिजिक्स है बेटा। लाइट की स्टडी जो हम कर रहे हैं, लाइट एक फोटोन है, पैकेट ऑफ एनर्जी, वो मॉडर्न फिजिक्स है बेटा, मॉडर्न फिजिक्स। जिसमें हम क्वांटम फिजिक्स ज़्यादा पढ़ते हैं, क्वांटम मतलब छोटी चीज़ों से डील करते हैं। मॉडर्न फिजिक्स में मतलब कौन सी चीज़ें पढ़ी जाती हैं फिजिक्स में, क्वांटम, क्वांटम फिजिक्स यानी कि छोटे पार्टिकल्स के साथ रिलेशन, फिजिक्स का छोटे पार्टिकल्स के साथ डील कर रही है वहाँ पे। छोटे पार्टिकल्स जैसे अभी हमारी डिस्कवरी चल रही है और शायद ख़त्म भी होगी हो, अल्टीमेट पार्टिकल ढूंढ रहे थे लोग, और लास्ट में जो अल्टीमेट पार्टिकल जिससे ये दुनिया बनी है और उसका नाम क्या रखा है, गॉड पार्टिकल, ठीक है ना। तो छोटे से छोटा पार्टिकल है ना, आया होगा समझ में, ठीक है। अब और भी चैप्टर हैं इसमें, न्यूक्लियर फिजिक्स है, ठीक है ना, न्यूक्लियर फिजिक्स भी इस मॉडर्न फिजिक्स में ही है, कम्युनिकेशन सिस्टम, वो सारे चैप्टर मॉडर्न फिजिक्स में आते हैं। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने क्यों बताया है, क्योंकि ये अपनी मॉडर्न फिजिक्स कौन सी डोमेन है अपनी, माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक छोटी चीज़ों की स्टडी कर रहे हैं। और जो अभी 11th क्लास में आप जितनी भी चीज़ें पढ़ोगे वो अपनी आँख से दिखती हैं, ठीक है ना। 12th में ये चीज़ पढ़ोगे आप, वो हमें नंगी आंखों से दिखती नहीं है, बस इतना ध्यान रखना। 11th में सारी चीज़ें 1900 से पहले की हैं, क्लासिकल फिजिक्स, और वो माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड है अपना, बस इसलिए बताया मैंने, आया समझ में। दिस इज द स्कोप ऑफ फिजिक्स। अब पढ़ते हैं एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स क्या है। एक्साइटमेंट्स ऑफ फिजिक्स समझ गए, जैसे आप नाम से एक्साइटमेंट, जिसमें हमारे को मज़ा आता है। तो फिजिक्स के प्रिंसिपल से ऐसी ऐसी चीज़ें बनती हैं जिससे हमारे को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, और वो सारी चीज़ें अपने एक्साइटमेंट की हैं, अपने कंफर्ट की चीज़ें हैं। एग्जांपल सर, तो फॉर एग्जांपल कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, जो भी आप वीडियो देख रहे हो, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए हैं, अपनी लाइफ को ईजी बनाने के लिए हैं। आई चीज़ समझ में। तो ये अपनी एक्साइटमेंट की चीज़ें हैं भाई, ठीक है। कंप्यूटर हो गया, टेलीविज़न हो गया, ठीक है ना। आपके टाइम पे तो अभी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, अभी आप नेट से पढ़ भी रहे हो। मेरे बचपन में कुछ भी नहीं था, मैं तो अपने बचपन की कह रहा हूँ। अगर आप अपने फादर मदर से पूछोगे तो इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था पहले। अब मैं ज़्यादा बड़ा नहीं हूँ, मेरी एज कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं भी अपने चाइल्डहुड की एक बात बता देता हूँ आपको। हमारे छोटा सा ब्लैक एंड वाइट टीवी हुआ करता था, छोटा सा, छोटे हुआ करते थे पहले ब्लैक एंड वाइट टीवी। मुश्किल से वो पता नहीं 14 इंच था या कितने, कुछ याद नहीं है भाई, 14 इंच ही होगा शायद। तो उसमें भी हमारे को सेटिस्फिकेशन था कि हमारे पास टीवी है, कंफर्ट की चीज़ है, उससे भी हम एंटरटेनमेंट करते थे अपना, ठीक है ना। और आपको पता है उस टाइम पे शक्तिमान आता था, और शक्तिमान को देखने के लिए 4 बार एंटीना घुमाना पड़ता था। आ गया, पकड़ लिया, नहीं पकड़ा, गया सिग्नल, तो एक ही मुश्किल से एक ही चैनल चलता था, डीडी नेशनल, और उसमें भी शक्तिमान आता, उसमें भी 4 बार हम एंटीना को घुमा के आते थे। एंटीना वाला सिस्टम था, आपको पता है। अब सारा सिस्टम वो गायब भी हो गया है। तो फिजिक्स अपने एक्साइटमेंट की चीज़ें बनाता है, ठीक है। जैसे कंप्यूटर है, ठीक है। जिस टाइम पे कंप्यूटर का इन्वेंशन हुआ बेटा, उस टाइम पे तो कंप्यूटर बहुत बड़ा था, बहुत ज़्यादा। आप यूँ समझिए, इस बोर्ड जितना तो CPU था, बस इस बोर्ड से बड़ा CPU था, यूँ मानिए आप। ये 6 फीट का है, 6 फीट अगर लेंथ है उसकी CPU की, और 6 फीट वाइड है, यूँ समझो आप कितना बड़ा बॉक्स है, ठीक है ना। और उसमें कितना MB स्टोरेज होता था, मैं आपको बताता हूँ, आपको हंसी आएगी। और वो उस टाइम पे न्यूज़ बन गई थी, ठीक है ना। एक मालवाहक विमान में उसको ले जाया जा रहा था, और वहाँ पे उसकी फ़ोटो कैप्चर की गई, और वो न्यूज़पेपर में आई थी, न्यूज़पेपर में दी गई थी कि दिस इज़ द फर्स्ट एवर 1 मिलियन बाइट स्टोरेज फॉर कंप्यूटर डाटा। 1 MB स्टोरेज, 1 MB इतना बड़ा, 1 MB। जिस बच्चे को पता है वो समझ गया 1 MB का मतलब क्या है। 1
1000 MB मिलके कितना क्रिएट करते हैं, 1 GB। 1 GB। और उस टाइम पे 1 MB न्यूज़ बन गया, 1 MB स्टोरेज डाटा फॉर कंप्यूटर। इतना बड़ा CPU था। 1 MB में यार एक फ़ोटो नहीं उतरती आज के दिन, एक फ़ोटो क्लिक नहीं कर सकते हम। 1 MB, वो भी ज़्यादा स्पेस घेर लेगी। और उस टाइम पे वो न्यूज़ बन गई इतनी बड़ी। तो रिवॉल्यूशन आया है, मैं बताऊंगा टेक्नोलॉजी के साथ रिलेशन है फिजिक्स का, इसलिए रिवॉल्यूशन आया, ठीक है ना। सिलिकॉन चिप इन्वेंट हुई और हमारे जो कंप्यूटर है उस इंडस्ट्री में भी बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आया और लगातार साइज छोटा होता जा रहा है हर एक चीज़ का। आपको बताएं, अभी आपको पता है अपनी छोटी सी चिप जो आती है, इवन जो आप छोटा मोबाइल देख रहे हो, पहले तो मोबाइल में KB में आती थी, जो चाइनीज़ मोबाइल हुआ करते थे उसमें KB में आती थी। 1 MB मेमोरी खुद की नहीं होती थी मोबाइल की। और आज के दिन मोबाइल्स के खुद के 64 GB, 128, 256 GB ये वेरिएंट आने लग गए। 256 GB, 256 GB। और कितना तब एक्सटेंड कर सकते हो उसकी, कितनी मेमोरी एक्सटेंड कर सकते हो आप सोच सकते हो मैं आपको क्या बता रहा हूँ। ये सारी चीज़ें अपने कंफर्ट की हैं, कंफर्ट बनाने के, हमारी लाइफ को ईजी बनाने के लिए एरोप्लेन है, ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एक्साइटमेंट की हैं अपने लिए। जैसे एरोप्लेन का इन्वेंशन हुआ था, राइट ब्रदर्स ने किया था एरोप्लेन, समझ में आया? तो भाई फिज़िक्स के प्रिंसिपल से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी डिवाइसेस बनी हैं जो अपनी लाइफ को काफ़ी कंफर्ट देती हैं, ठीक है ना। हाँ, ये जो नेट सिस्टम चल रहा है ये भी सारा इसी के कारण है। पहले हम चिप में सॉन्ग डलवा डलवा के लाते थे, ठीक है। आज के दिन कोई चिप फिलअप करवाता है क्या? कहीं से भी नहीं करवाता। सारा सब कुछ नेट सिस्टम है, ऑनलाइन ही म्यूजिक चलता है, स्पॉटिफाई पता नहीं क्या क्या है। तो भाई आप इन चीज़ों की टेंशन मत लेना, और भी ज़्यादा इन्वेंशन होगा। और भविष्य में जो आप ये मोबाइल देख रहे हो, हमारे हर एक आदमी के साथ रोबोट होंगे, ठीक है ना। रोबोट का यूज़ जो है वो भी एक्साइटमेंट की चीज़ है। अभी तो रोबोट अपने लिए सिर्फ किताबों में है या फिर एक आध जगह हमने वैसे देखे हैं, समझ में है ना। आगे जो टाइम आने वाला है कुछ टाइम बाद, उसमें रोबोट्स हमारे सारे काम करेंगे। तो फिजिक्स ये है, फिजिक्स के एक्साइटमेंट्स। आई चीज़ समझ में? ठीक है। अब इससे आगे क्या पढ़ेंगे हम? रिलेशन ऑफ फिजिक्स विद अदर ब्रांचेज ऑफ साइंस। भाई फिजिक्स के दूसरी ब्रांचेज के साथ कैसे रिलेशन है? अच्छे रिलेशन है, देख लो। रिलेशन ऑफ फिजिक्स विद अदर ब्रांचेज ऑफ साइंस। तो सबसे पहले हम किसके साथ रिलेशन देखेंगे? भाई 3 ब्रांच हैं सबसे पहले साइंस की, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। तो फिजिक्स का केमिस्ट्री के साथ रिलेशन देखेंगे, रिलेशन विद केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के साथ क्या रिलेशन है बेटा? तो फिजिक्स, यूँ समझो फिजिक्स इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, अगर ये नहीं होता तो कोई सब्जेक्ट नहीं होता। अब आप कह रहे हो ये कैसे कह रहे सर? भाई बिल्कुल सही कह रहा हूँ। फिजिक्स है, फिजिक्स इज़ द किंग इन ऑल सब्जेक्ट्स। सभी सब्जेक्ट्स में किंग है ये, सभी सब्जेक्ट्स में राजा है। और सारे इसके क्या हैं? क्वीन। देख लेना ध्यान से। केमिस्ट्री के साथ क्या रिलेशन, कैसे बताएं हम? भाई अगर आप एटम की डिस्कवरी कर रहे हो, एटम की स्टडी कर रहे हो, एक्सरेज हैं, डिफ्रैक्शन है, उन चीज़ों की स्टडी अगर आप कर रहे हो तो फिजिक्स हेल्प करेगा आपकी। फिजिक्स के बगैर आप उन चीज़ों को, एक्सरेज को, डिफ्रैक्शन को या फिर एटम की स्टडी नहीं कर सकते केमिस्ट्री में, समझ में है ना। इंटरमोलिकुलर फोर्स जो लगता है, भाई NaCl जुड़ा है, Na और Cl कैसे जुड़ा है? Na के ऊपर कौन सा चार्ज, Cl के ऊपर कौन सा चार्ज, एक के ऊपर पॉजिटिव एक के ऊपर नेगेटिव, उनके बीच फोर्स लगा, दोनों जुड़ गए। कैसे जुड़े, कितना फोर्स लगा, उन फोर्सेज की एक्सप्लेनेशन कौन देता है बेटा? फिजिक्स, यस, इतना इंपॉर्टेंट है। और फिजिक्स के कारण ही, यूँ समझो आप, फिजिक्स के कारण जो आप पीरियोडिक टेबल पढ़ते हो ना, हीलियम, लिथियम, बेरियम, पता नहीं क्या क्या है, पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट हैं। तो वो केमिस्ट जो हैं पीरियोडिक टेबल को रीअरेंज करने में सक्षम हो पाए ड्यू टू फिजिक्स, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे, जिससे याद करना उसको बहुत ज़्यादा सिंपल हो गया, ईजी हो गया। तो फिजिक्स इतना इंपॉर्टेंट है, मजाक नहीं कर रहा बेटा, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। हाँ, अब रिलेशन विद बायोलॉजी।
अरे बायोलॉजी भी डेवलप नहीं हो पाती, बायोलॉजी की ग्रोथ जीरो फिजिक्स के बगैर। क्या मजाक कर रहे हैं सर? नहीं बेटा, सच में बोल रहा हूँ ऐसा, क्योंकि आप बायोलॉजी में सबसे छोटी चीज़ क्या पढ़ते हो? सेल, कोशिका। और कोशिका को देखने के लिए क्या चाहिए बेटा? माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप कौन बनाएगा? फिजिक्स वाले। उससे बड़ा माइक्रोस्कोप चाहिए। अगर कम दिख रहा है तो एक्सरे माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप भी कई तरह के होते हैं। एक सिंपल माइक्रोस्कोप होता है जो सुनार रखते हैं सोने की शुद्धता जांच करने के लिए, नकली है कि असली। तो एक माइक्रोस्कोप सिंपल होता है वो। एक क्या होता है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जो अपनी लैब में है, फिजिक्स लैब में, जिसमें दो लेंसेज होते हैं, एक आई पीस, आई लेंस, और दूसरा ऑब्जेक्टिव लेंस, सभी को पता है। तो ये माइक्रोस्कोप जो होता है, ये ही यूँ समझिए मूलभूत चीज़ है इसके लिए। बायो का जो मैं क्या कहूँ, पूरा का पूरा जो ग्रोथ है वो माइक्रोस्कोप के बेसिस पे। अगर माइक्रोस्कोप नहीं होता, ग्रोथ विल बी जीरो। कैसे स्टडी करते हैं यार, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म, पता नहीं क्या क्या है, वो सारी चीज़ें माइक्रोस्कोप ही बताता है भाई। आई होप आपको आ गया होगा समझ में कि फिजिक्स कितनी इंपॉर्टेंट है। नहीं आया और बताऊं? ठीक है। बायोलॉजी आपको पता है, बायो पढ़ के आप क्या बनोगे? डॉक्टर। डॉक्टर बनते हो, ठीक है। अब आपने देखा होगा कोई पेशेंट ऐसा होता है जिसके हार्ट अटैक आता है, और आपने फिल्मों में भी देखा होगा ऐसा, किसी टीवी सीरियल में अगर देखा हो आपने, तो अगर उसको आईसीयू में ले जाया जाता है हार्ट अटैक आने पे, तो डॉक्टर अंदर घुसते ही चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं, चार्जिंग पे लगा दो, चार्जिंग पे लगा दो, चार्जिंग पे लगा दो। किस चीज़ को चार्जिंग पे लगा दे बेटा? मोबाइल को। डॉक्टर को गेम खेलना है क्या? आप तो गेम खेलते रहते पूरा दिन, पढ़ते नहीं हो। मम्मी कान पकड़ के उठाती है ना? कोई नहीं, वो भी अच्छी बात है, कोई नहीं। तो जो डॉक्टर चार्जिंग पे लगाने की बोल रहा है, वो किसको चार्जिंग पे लगाने की बोल रहा है बेटा? वहाँ पे क्या होता है? चार्जिंग का मतलब मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। देखो, जिसको हार्ट अटैक आया है उसके हार्ट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर एक टाइम से तुरंत लगाना और तुरंत से रिलीज करना पड़ेगा, ताकि उसका हार्ट जो है वो ऐसे दब सके, पंप हो सके, और फिर वो कंटिन्यूस काम कर सके। कम से कम उसके ऊपर 15-20 आदमी, 15-20 पर्सन एकदम से खड़े हों, इतना ज़्यादा धक्का देना पड़ेगा उसकी चेस्ट के ऊपर, ताकि उसका हार्ट काम कर सके। चीज़ आई समझ में? हाँ। तो इतने आदमी जो हैं वो हम कहाँ से लाएंगे? अगर उस मरीज़ की, उस पेशेंट की छाती के ऊपर इतने लोग चढ़ा दिए, इतनी जगह नहीं है। पहली बात, ये प्लॉट थोड़ी ना, या प्लॉट है खड़े हो जाएंगे 15-20 आदमी। तो यहाँ पे अगर खड़े करेंगे तो इतने तक तो पेशेंट मर जाएगा। इतना धक्का, फिर चढ़ाएंगे उनको, फिर उतारेंगे, वो तो बहुत एकदम से बहुत ज़्यादा ज़ोर से प्रेशर डालना चाहिए और एकदम से हटाना चाहिए, बस ये कंडीशन है। तो चढ़ाएंगे उतारेंगे 15-20 को तो बड़ी दिक्कत होगी। तो इसलिए फिजिक्स ने क्या इन्वेंट किया? कैपेसिटर। हाँ बेटा, जिसको चार्जिंग पे लगाने के लिए बोलता है ना डॉक्टर, वो कैपेसिटर होते हैं उस मशीन में, ठीक है ना? मैं आपको दिखा भी दूंगा स्क्रीन के ऊपर वो मशीन कैसी होती है। और कैपेसिटर जो है आपने देखा हुआ इस डिवाइस में होते हैं, और ये बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा जो है, ये धक्का लगाते हैं आदमी के यहाँ पे। तो धक्का लगाते हैं और उसके कारण हमारा जो ब्लड है वो सर्कुलेट करना स्टार्ट कर देता है और हार्ट पंपिंग करना स्टार्ट कर देता है। आई चीज़ समझ में? तो कैपेसिटर को लगाने की बात हो रही है चार्जिंग पे। तो यहाँ जो मशीनें होती हैं वो सारी मशीनें किसने इन्वेंट की हैं? फिजिक्स वालों ने। आया ना समझ में आपको? कैपेसिटर, ये जो आपने देखा हो फिल्मों में, प्रेस टाइप ऐसे ऐसे करके डॉक्टर छाती पे लगाता है बार बार, और 3-4 बार लगाने से आदमी जागता है ऐसे। हाँ हाँ, समझ गए ना? हाँ। तो वो क्या है? वो डिवाइस है, उसमें कैपेसिटर होते हैं जो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करते हैं, एकदम से बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करते हैं, और उसके कारण आदमी को धक्का लगता है। और 2-4 बार उसकी छाती के ऊपर प्रेस लगाते हैं तो हो सकता है उसकी अगर लाइफ बची है, ठीक है। अगर नहीं बची है तो 2-4-5 बार लगाएंगे तो भी नहीं जगेगा अगला, ठीक है ना? आई चीज़ समझ में? तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता था, रिलेशन। भाई फिजिक्स का बहुत तगड़ा रिलेशन है हर एक अपनी ब्रांच के साथ, ऐसे वैसे नहीं है फिजिक्स। तो ये जो मशीनें बनाते हैं बायोलॉजी में डॉक्टर्स के लिए, ये सारी मशीनें कौन बनाता है? फिजिक्स। फिजिक्स से समझ में आ गया? ठीक है। अब देखते हैं रिलेशन विद एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी भाई आकाशीय वस्तुएं, नहीं आया समझ में? तो एस्ट्रोनॉमी के साथ तो तगड़ा रिलेशन है फिजिक्स का, बहुत ज़्यादा रिलेशन है गहरा, क्योंकि भाई एस्ट्रोनॉमी एक कदम भी नहीं चल सकती विदाउट फिजिक्स। हम किसी सैटेलाइट को
अंतरिक्ष में भेजना चाहते हैं, स्पेस में भेजना चाहते हैं, तो सैटेलाइट को भेजने के लिए क्या चाहिएगा? रॉकेट। रॉकेट में कौन सा फ्यूल डलेगा, कितना डलेगा, उस रॉकेट का जो वेट है वो कितना होगा, उसके कारण कितना थ्रस्ट पैदा होगा फ्यूल जलने के कारण, कितना वेट वो उठा सकता है, कितने वेट को कैरी करके कितनी दूर ले जा सकता है, ये सारी चीज़ें कौन बताएगा? फिजिक्स। अरे नासा स्पेस स्टेशन में हम अंतरिक्ष यात्रियों को भेजते हैं, रॉकेट चाहिए अपने को। रॉकेट या जितने भी इंजन हैं उनकी डेवलपमेंट, उनका बेसिस कौन है? फिजिक्स। आएगा समझ में? आएगा, दिक्कत मतलब समझ में है ना? हाँ। या फिर हम, आपको पता है टेलीस्कोप बनाते हैं भाई दूसरे प्लैनेट्स को देखने के लिए, बड़े बड़े टेलीस्कोप है अपने पास, ठीक है। तो टेलीस्कोप जो है वो किसकी देन है? फिजिक्स की। तो एस्ट्रोनॉमी में बहुत बड़ा हाथ है फिजिक्स का। एस्ट्रोनॉमी मैंने बताया एक कदम भी नहीं चल सकती फिजिक्स के बगैर, ठीक है। अब देखते हैं रिलेशन विद सोसाइटी। ये अलग हेडिंग होगी भाई मेरी, ये साइंस की ब्रांचेस थी, ये समझिए आप। अब रिलेशन किसके साथ देख रहे हैं हम? सोसाइटी के साथ। सोसाइटी मतलब समाज। तो भाई समाज के साथ तो बहुत तगड़ा रिलेशन है अपना। आप देखो हमारे कंफर्ट के जो व्हीकल हैं जितने भी, जिससे हम फास्ट ट्रैवल कर सकते हैं, पता नहीं कितनी कितनी ट्रेन आ गई, बुलेट ट्रेन आ गई है, मैगलेव ट्रेन आ गई है, मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन जो जापान में चलती है। अरे जिसके टायर नहीं है, किससे चलती है? मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से। किसके प्रिंसिपल पे काम करती है? फिजिक्स के प्रिंसिपल पे। फिजिक्स के कारण ही वो डेवलप हो पाई। उसकी स्पीड बहुत तेज़ है, 606 किलोमीटर पर आवर, सबसे तेज़ चलती है अर्थ के ऊपर। जितने भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है अपने पास, यातायात के साधन हैं, उनमें सबसे तेज़ स्पीड किसकी है? उसी ट्रेन की है। आ गया कि नहीं समझ में? तो अपने लिए ISD है, STD है, फैक्स है। यहाँ से हम, मान लीजिए आप फोटोकॉपी भूल गए कोई घर पे, और आप चले गए कहीं दूसरी जगह, किसी दूसरी शहर में, चलो दिल्ली पहुँच गए मान लीजिए आप, ठीक है। और दिल्ली आपको अपने घर से आपको दिल्ली जो है वो फैक्स करवाना है। आपका कोई डॉक्यूमेंट था वो रह गया, उसकी फ़ोटोकॉपी चाहिए, चलो आपका आधार कार्ड ही रह गया मानो घर पे, तो आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी आपकी वहाँ निकल जाएगी, यहाँ फैक्स कर देंगे हम, और फैक्स मशीन से वो वहाँ तक पहुँच जाती है। दो तरफ नंबर डायल करता है, एक अगले, जैसे टेलीफोन नंबर होता है फैक्स मशीन का, जैसे आपने देखा होगा जो अपने पुराने लैंडलाइन फ़ोन हुआ करते थे ना, वैसा ही सिस्टम है कुछ। तो दो नंबर होते हैं, वो यहाँ की मशीन का नंबर और वहाँ की मशीन का नंबर। वहाँ की मशीन का नंबर चाहिए अपने दिल्ली की मशीन का, वो यहाँ पे फीड करेगा, वहाँ पे फैक्स जाके निकल जाएगा। तो फैक्स मशीन किसके कारण इन्वेंट हुई? फिजिक्स के कारण। तो सोसाइटी को हेल्प मिली या नहीं? समाज की ग्रोथ हुई कि नहीं हुई? सर हुई, हुई। आई चीज़ समझ में? हाँ। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने बताया जैसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, डिफरेंट सोर्सेज हैं एनर्जी के, उनकी खोज, उनकी डिस्कवरी भी किसी के कारण है? फिजिक्स के कारण ही है। आई चीज़ समझ में? तो सोसाइटी को ग्रो करने में फिजिक्स का बहुत बड़ा योगदान है भाई, भूलना मत इसे आप, ठीक है। हाँ, एक रिलेशन यहाँ कुछ रह गया था जूलॉजी के साथ, एक फोर्थ रिलेशन विद जूलॉजी। साइंस की एक ब्रांच है ये भी। ये क्या है? इसमें हम कोई ऐतिहासिक इमारत अपने को मिल गई, ठीक है ना, तो कितनी पुरानी है? कोई मंदिर आपको पता है कि भाई इतने साल पुराना मंदिर मिला, 5000 साल पुराना वहाँ पे, तो कैसे पता लगाया जाता है? तो कार्बन डेटिंग एक प्रोसेस होती है, इसमें क्या होती है? कार्बन डेटिंग। ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा इसके बारे में क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। कार्बन डेटिंग से उस जो मटेरियल है, वहाँ मंदिर का जो मटेरियल है उसमें से जो अल्फ़ा बीटा जो भी रेडिएशन निकल रही है, जो पार्टिकल्स निकल रहे हैं, उनकी स्टडी करके कार्बन डेटिंग से उसकी एज फाइंड आउट करते हैं हम कि ये मंदिर जो है 5000 साल पुराना है, ये मूर्ति 10,000 साल पुरानी है। भाई ऐसे ही आ गया ना समझ में? तो फिजिक्स का बहुत बड़ा योगदान है बेटा, फिजिक्स ऐसे नहीं है। सोसाइटी के साथ रिलेशन बता दिया मैंने आपका, सोसाइटी को ग्रो करने में फिजिक्स का पूरा हाथ है, ठीक है। अभी हम देखेंगे रिलेशन ऑफ फिजिक्स विद टेक्नोलॉजी। वाह सर, ये तो हमें पता ही है। अरे पता है तो बेटा ठीक है, फिर अच्छी बात है। पता है तो आपको टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर्स का इन्वेंशन जो है, समझ गए आप, मोबाइल्स, इंटरनेट, 4G 5G अभी चल रहा है, 5G आ जाएगा कुछ दिन में, कोई टेंशन नहीं लेने इस बारे में। तो टेक्नोलॉजी के साथ बहुत बड़ा रिलेशन है। मैं आपको शुरू में बताता हूँ, 18th सेंचुरी में
जो स्टीम इंजन इन्वेंट हुआ था, स्टीम इंजन, हाँ है समझ में, स्टीम इंजन ने औद्योगिक क्रांति ला दी थी, ये समझिए आप, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्रिएट किया था इसने, स्टीम इंजन ने, हाँ 18th सेंचुरी में। तो ये किसके बेसिस पे स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ, किसके बेसिस पे, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये फिजिक्स की ब्रांच है भाई, थर्मोडायनेमिक्स के लॉज लगे हैं स्टीम इंजन में, आया नहीं समझ में। तो टेक्नोलॉजी के साथ तो तगड़ा रिलेशन है भाई, जितने रॉकेट आपके बने हैं, टेलीविज़न बना है, कंप्यूटर बना है, तो तगड़ा रिवॉल्यूशन क्रिएट किया है फिजिक्स ने। और जो आप देखो सिलिकॉन चिप है, सिलिकॉन चिप नाम सुना होगा आपने, ठीक है, इट इज सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर्स ने कंप्यूटर में बहुत बड़ी क्रांति लाई। और आपको पता है कंप्यूटर जो हैं कितने एडवांस हो गए हैं, ठीक है। इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ सिलिकॉन चिप एंड दिस इज़ द रिलेशन ऑफ फिजिक्स विद टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के साथ बहुत बड़ा रिलेशन है, ठीक है ना। तो ये सारे रिलेशन हमने पढ़ लिए हैं, इसके एक्साइटमेंट पढ़ ली है, ठीक है। अभी हम क्या पढ़ेंगे, अभी हम फंडामेंटल फोर्सेज पढ़ेंगे। फंडामेंटल फोर्सेज क्या है नेचर में, फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर। तो बेटा फंडामेंटल फोर्सेज मतलब बेसिक फोर्सेज, बेसिक। वैसे तो हज़ारों टाइप की फोर्सेज हैं नेचर में। अब देखो मैं इसके ऊपर लिख पा रहा हूँ, ये एक अलग तरह की फोर्स है। देखो ये जो सेम मॉलिक्यूल्स हैं, सेम मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स है, सेम एटम्स या मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स है, एक डिफरेंट टाइप के एटम्स या मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स है। ये जब मैं रब किया तो इसके साथ चिपक गए बोर्ड के पार्टिकल्स के साथ, इंक के पार्टिकल, ये एक अलग तरह का फोर्स है। तो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स है हमने उसको बोला कोहिजन, और बोर्ड के पार्टिकल्स ने इंक के पार्टिकल्स को पकड़ लिया, ये एडिजन, ठीक है। पानी के सरफेस पे एक नीडल को रखेंगे बहुत धीरे से, तो उसके सरफेस पे तैरती रहेगी। एक ब्लेड को रखेंगे तैरती रहेगी, ड्यू टू सरफेस टेंशन। पता नहीं कितने टाइप के फोर्सेज हैं नेचर में, हज़ारों टाइप के फोर्सेज हैं। सरफेस टेंशन, ठीक है ना, सरफेस टेंशन। और अब देखो दो ग्लास है मेरे पास, एक में क्या है, हनी है, एक में है वाटर। तो वाटर को मैं फेंकता हूँ 5 न्यूटन फोर्स से, देखता हूँ 10 मीटर तक जाता है। हनी को फेंकता हूँ ऐसे 5 न्यूटन फोर्स से, उतने फोर्स से, तो देखता हूँ सिर्फ 5 मीटर तक जाता है। तो क्या है, हमने बोला वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स कम है, और हनी के मॉलिक्यूल्स के बीच एक फोर्स है जो ज़्यादा है, वो उसको दूर तक नहीं बिखरने दे रहा। तो वहाँ पे उस फोर्स का नाम क्या रखा हमने, विस्कस फोर्स, गाढ़ापन, विस्कसिटी। तो भाई ऐसे हज़ारों टाइप के फोर्सेज मिल जाएंगे आपको। अगर 2 kg का कोई बाट है आपके पास बाहर, तो 2 kg का अगर आपने पानी में उसको डुबो दिया तो वो 1.5 kg का रह जाएगा, 1.5 किलो का। कैसे, क्योंकि पानी उसके ऊपर फोर्स लगाता है, ऊपर की तरफ। जो आधा किलो, 1/2 kg जो कम हुआ है वो किसके कारण, ऊपर की तरफ जो पानी ने फोर्स लगाया, वाटर मॉलिक्यूल्स ने, क्या बोला जाता है उसको, अपथ्रस्ट। और जो पानी ने फोर्स लगाई हम क्या बोलेंगे, बायोंट फोर्स। हज़ारों टाइप की फोर्सेज हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था फिजिक्स क्या चाहती है, फिजिक्स चाहती है सिरदर्दी को कम करना। इसलिए क्या करते हैं, सिरदर्दी को कम करते हैं। और ये बेसिक फोर्सेज हैं जो फिजिक्स चाहती है कि आप मिनिमम कम से कम फोर्सेज से आप बहुत सारी फोर्सेज को एक्सप्लेन कर जाओ, ऐसी चाहती है फिजिक्स। एक ही फोर्स से बहुत सारी फोर्सेज को एक्सप्लेन कर देंगे। तो ऐसी एक फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। फंडामेंटल फोर्सेज देखिए आप, ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरी फोर्स क्या है, इलेक्ट्रिकल फोर्स, ठीक है। ये अपनी दुनिया में लगती हैं, अपनी दुनिया में मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में लगती हैं, मैक्रोस्कोपिक, ठीक है, मैक्रोस्कोपिक, मैक्रो, माइक्रो नहीं। तो ये सारी जो भी फोर्सेज हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ अभी। जितनी भी फोर्सेज थी, सरफेस टेंशन थी, चाहे कोहिजन थी, एडिजन थी, ऐसे हम इंजन को बंद कर देते हैं, गाड़ी के इंजन को, कुछ दूर जाकर रुक जाता है ड्यू टू फ्रिक्शन। तो हज़ारों टाइप की फोर्सेज हैं, और हमने कन्फ्यूजन से बचने के लिए अलग अलग नाम रखा है उनका।
है वो इन्हीं दोनों में से बस। चाहे 10 फोर्स है चाहे 50 फोर्स है इस नेचर में, इन्हीं दो फोर्सेस से एक्सप्लेन कर जाएंगे हम। सीधे सीधे बोलूँ, जो मास के कारण जो फोर्स लग रहा है, जैसे इसने अर्थ ने इसको अट्रैक्ट किया, जो मास के कारण फोर्स लग रहा है वो सीधे सीधे ग्रेविटेशनल फोर्स। और जहाँ पे मास के कारण फोर्स नहीं है वो सीधे सीधे कौन सी फोर्स होगी, इलेक्ट्रिकल फोर्स। आगे समझ में। तो फ्रिक्शन जो है वो कैसी फोर्स है, वो मास के कारण नहीं लगता है, वो कॉन्टैक्ट है दो सरफेसेस का आपस में, क्योंकि फ्रिक्शन तब काम करेगा जब दो सरफेसेस कॉन्टैक्ट में होंगे। फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले व्हेन टू सरफेसेस आर इन कॉन्टैक्ट, पढ़ा होगा 8th क्लास में। तो यहाँ जो है अगर मास के कारण जो फोर्स नहीं है वो सीधे सीधे कौन सा फोर्स होगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स। सीधी बात है, फ्रिक्शन एक इलेक्ट्रिकल फोर्स है न्यू मॉडर्न थ्योरी के बेसिस पे। नई मॉडर्न थ्योरी क्या कहती है मैं आपको समझाता हूँ। न्यू मॉडर्न थ्योरी फ्रिक्शन की ये कहती है कि फ्रिक्शन इलेक्ट्रिकल फोर्स है। कैसे, आप एक गाड़ी का टायर को देखो तो गाड़ी का टायर जो है ग्राउंड में धंस जाता है कुछ अंदर तक, तो ये ग्राउंड के एटम से, ग्राउंड किससे बना है, एटम से, और गाड़ी का टायर किससे बना है, एटम से। तो ऑलमोस्ट स्पेस क्या होता है, एम्प्टी। एटम के अंदर ऑलमोस्ट स्पेस क्या होता है, एम्प्टी। सारा का सारा मास कहाँ होता है, न्यूक्लियस में। तो जब गाड़ी का टायर ऐसे चलता है आगे की तरफ बढ़ता है तो इसके इलेक्ट्रॉन्स में फंस जाते हैं और इंटरलॉक हो जाते हैं। और जैसे हम ज़्यादा फोर्स लगाएंगे या तो इसका इलेक्ट्रॉन टूट जाएगा गाड़ी के टायर का या फिर ग्राउंड का। एक का इलेक्ट्रॉन टूटा, जिसमें इलेक्ट्रॉन चला गया उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, जिसका इलेक्ट्रॉन टूट गया उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, और ऐसे अट्रैक्शन होता है, दिखता है। तो फ्रिक्शन कैसी फोर्स है बेटा, इलेक्ट्रिकल फोर्स। तो यही है सिरदर्दी को कम करना, यूनिफिकेशन। तो ये दोनों फोर्सेस अपनी दुनिया के फोर्सेस हैं। फिर हमने देखा एक जगह कार्बन है, अगर आप कार्बन को देखो, कार्बन में 6 प्रोटॉन हैं, न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन और 6 क्या है, न्यूट्रॉन। तो 6 प्रोटॉन एक जगह कैसे रह सकते हैं भाई, इलेक्ट्रिकल फोर्स को ये तो चैलेंज हो गया। अगर आपको पता है 2 चार्जेस सेम नेचर के रिपेल करके भाग जाएंगे, तो 6 हैं या तो न्यूक्लियस में एक जगह, कार्बन के न्यूक्लियस में। तो यहाँ पे हमको थोड़ा सोचना पड़ा, सिरदर्दी हुई यहाँ पे, कहीं और फोर्स आ गई क्या। हाँ, यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर एक ऐसी फोर्स है जो इलेक्ट्रिकल फोर्स को कम कर देती है। इलेक्ट्रिकल फोर्स यानी कि रिपल्सन फोर्स के अगेंस्ट काम करती है। रिपल्सन से ज़्यादा वो क्या लगाती है इनके बीच में, अट्रैक्शन। वो न्यूक्लियर फोर्स है और इलेक्ट्रिकल फोर्स स्ट्रॉन्ग है, इसलिए हमने क्या बोला, ये न्यूक्लियर फोर्स है। और कैसी फोर्स है, स्ट्रॉन्ग। तो थर्ड, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। आ गया समझ में। हाँ, अब एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है जैसे यूरेनियम, उसके अंदर से अल्फा बीटा गामा जो पार्टिकल्स निकलते हैं, तो उन पार्टिकल्स के बीच में भी इंट्रैक्शन होता है और वहाँ पे उनके बीच जो लगने वाला फोर्स बहुत ही वीक होता है। तो वहाँ से जो फोर्स हम एज्यूम करते हैं वो है वीक न्यूक्लियर फोर्स, क्योंकि न्यूक्लियर पार्टिकल्स हैं उनके बीच एक फोर्स है, वो क्या है, वीक न्यूक्लियर फोर्स। इन दोनों का एरिया अलग है, ये न्यूक्लियस की दुनिया में लगते हैं। वैसे फंडामेंटल फोर्सेज 4 ही रहेंगे नेचर में, 4 फंडामेंटल फोर्सेज हैं ये नेचर में। आ गया नहीं समझ में। हाँ, ये फंडामेंटल फोर्सेज हैं नेचर में 4। और मैं सिर्फ आपको ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको याद करना ईजी हो जाए कि ये न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियस की दुनिया के फोर्स हैं और ये अपनी दुनिया के। जहाँ मास के कारण फोर्स नहीं है, मास के कारण है वो सीधे सीधे ग्रेविटेशनल फोर्स। और जो मास के कारण जितने भी हैं, आपको देखो विस्कस फोर्स है, या फिर हम देखते हैं फ्रिक्शन, मैंने बता ही दिया आपको। बहुत सारे फोर्सेज और भी हैं, जैसे मैंने अभी बोर्ड के ऊपर लिखा, तो इसमें क्या होता है, चार्ज आ जाता है, चार्ज आता है, इसमें कोइजन है या एडिजन है यहाँ पे, वो सारे के सारे इलेक्ट्रिकल फोर्स हैं बेटा। आया समझ में। ठीक है, तो फंडामेंटल फोर्सेज 4 ही हैं नेचर में, ठीक है ना। अब एक लास्ट टॉपिक बचता है अपना, कंजर्वेशन लॉज, बस उसके बाद चैप्टर इज ओवर। हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ, ये शॉर्ट रेंज फोर्सेज हैं। क्या बता देता हूँ, ये जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है ना, वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये चीज़ बतानी ज़रूरी है। ये वीक न्यूक्लियर फोर्स या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये दीज आर शॉर्ट रेंज फोर्सेज, बहुत थोड़ी दूर तक लगती हैं, बहुत ज़्यादा रेंज नहीं है इनकी, एक एटम के अंदर अंदर काम करते हैं, यूँ मान लो आप, ठीक है। और ये क्या है, लॉन्ग रेंज फोर्सेज। अपनी गैलेक्सी का सन दूसरी गैलेक्सी के सन पे भी फोर्स लगा रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्सेज लॉन्ग रेंज फोर्स, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल फोर्सेज आल्सो लॉन्ग रेंज फोर्स भाई, ये भी लॉन्ग रेंज फोर्सेज है भाई, लॉन्ग रेंज फोर्सेज हैं ये दोनों की दोनों। आया नहीं समझ में, लॉन्ग रेंज फोर्सेज। यानी कि हम कोई सैटेलाइट छोड़ते हैं, जैसे मंगल के चारों तरफ हमने एक सैटेलाइट छोड़ा, तो वो वहाँ से यहाँ तक सिग्नल भेजेगा, मंगल से यहाँ तक अर्थ तक सिग्नल कैसे आएगा, यहाँ हमने ट्यूनिंग करके एक चार्ज रखा हुआ है यहाँ पे, और एक चार्ज स्पेस क्राफ्ट में भेज दिया सैटेलाइट में, तो वहाँ का चार्ज जब वाइब्रेट करेगा तो यहाँ सिग्नल पहुँचेंगे। ट्यूनिंग करके हमने यहाँ रेडियो सेट किया, उसमें सिग्नल आएगा, मैसेज आएगा अपने को। तो किसकी हेल्प से आते हैं, इलेक्ट्रिकल फोर्स की हेल्प से, इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू।
ऐसा उसमें तो लॉन्ग रेंज फोर्स है यार, बहुत दूर तक काम करते हैं ये फोर्सेज, शॉर्ट रेंज नहीं है इनकी, ये शॉर्ट रेंज है, बस इतना ही बताना है इनके बारे में। अभी हम क्या करने जा रहे हैं, कंजर्वेशन के लॉज, लॉज ऑफ कंजर्वेशन। भाई ये भी बिल्कुल सिंपल से लॉज हैं, आसान है, 2 मिनट में समझा देता हूँ, फिर चैप्टर इज ओवर, कंप्लीट हो जाएगा फिजिकल वर्ल्ड कंप्लीट। तो बेटा ये जो कंजर्वेशन के लॉज हैं ये हमने बहुत ज़्यादा पढ़े हुए हैं, हमने 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। तो कंजर्वेशन, कंजर्वेशन का मतलब है संरक्षित होना, किसी चीज़ का न तो डिस्ट्रॉय होना न क्रिएट होना। इस दुनिया का जितना मास है, कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग जितना मास है इस दुनिया में वो कंजर्व रहेगा। 100 kg मास अगर मान लो 100 यूनिट, तो इस दुनिया में पहले भी 100 था और अब भी 100 यूनिट मास ही रहेगा। हम फॉर्म चेंज कर सकते हैं उसकी, ठीक है ना। अभी थोड़ा सा लॉ बदल जाएगा 12th में जाके, कोई टेंशन मत लेना, लेकिन कंजर्वेशन का लॉ यही है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। लेकिन आइंस्टाइन के प्रिंसिपल से ये बदल जाएगा, 12th क्लास में आप पढ़ोगे एटम बॉम्ब संबंधित जो भी चीज़ें हैं, लेकिन टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। तो ऐसे कंजर्वेशन से रिलेटेड बहुत सारे लॉज हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ऐसे बहुत सारे लॉज हैं। कंजर्वेशन की फिलोसफी क्या कहती है, हम कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, वी कैन नॉट क्रिएट समथिंग एंड वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय समथिंग। कंजर्वेशन के लॉज हमें अपनी औकात बताते हैं, हमारी औकात कुछ भी नहीं है, हम एक सुई की नोक के बराबर किसी पार्टिकल को डेवलप नहीं कर सकते, उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। आई चीज़ समझ में। कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, 9th क्लास में आपने पढ़ा हुआ, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है ना। अभी ये क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, सिर्फ इतना समझा देता हूँ फिर टॉपिक इज ओवर। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या कहता है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का एग्जांपल क्या बेटा, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इसका मतलब क्या है, देखो सबसे सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे लीनियर मोमेंटम क्या होता है, m इंटू वी, पी इज इक्वल्स टू एम इंटू वी, ये लीनियर मोमेंटम था अपना। एंगुलर मोमेंटम जो होता है उसको किससे डिनोट करते हैं, एल से। एंगुलर मोमेंटम एल क्या होगा, आई इंटू ओमेगा, सेम चीज़ है, ये मास है ये मास है, ये समझो ये मास है तो ये भी क्या है मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया क्या होता है मास, ये क्या है लीनियर वेलोसिटी, ये क्या है एंगुलर वेलोसिटी। अभी आपको एक नेचर में जो एग्जांपल मिलता है, नेचुरल एग्जांपल वो देता हूँ। सन के अराउंड अर्थ मूव कर रही है ऐसे, आपको पता लग जाएगा, केपलर लॉ अगर पढ़े आपने तो आप देखो, ये देखो डिस्टेंस बढ़ रहा है, ठीक है ना, डिस्टेंस बढ़ा है, तो जैसे जैसे आपने पढ़ा होगा केपलर लॉ क्या कहता है कि जैसे जैसे सन से दूर जा रही है स्पीड डाउन होती जाएगी, पास आते फास्ट स्लो, ऐसे अर्थ करती है कि नहीं, मतलब क्या है वेलोसिटी चेंज होती है ना। हाँ, यहाँ स्पीड कम और यहाँ स्पीड बढ़ जाएगी, स्लो फास्ट, यहाँ क्या करेगा स्पीड अप करेगा, यहाँ स्पीड डाउन हो जाएगी। तो एंगुलर मोमेंटम है, यहाँ पे कोई चीज़ घूम रही है, कुछ एंगल ट्रेस हो रहा है बार बार, आपको पता है, तो इसका मोमेंटम, अर्थ का मोमेंटम क्या है यहाँ पे, एंगुलर मोमेंटम, वो कंजर्व है। कैसे आएगा समझ में, जब ये दूर होगी तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा। ध्यान से देखो, अगर एंगुलर मोमेंटम क्या है, मान लेते हैं 20 है, एंगुलर मोमेंटम कितना है 20, तो जब दूर होगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा, क्या बढ़ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बताता हूँ आपको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया, वेलोसिटी घट गई। ये एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे जैसे पास आती चली जाएगी, क्या बढ़ गया है, वेलोसिटी बढ़ गई और मोमेंट ऑफ इनर्शिया घट गया है, मोमेंट है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखो एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व्ड, इट इज़ द बेस्ट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। है समझ में, ठीक है, चैप्टर इज ओवर। देखो कितनी इंटरेस्टिंग थी फिजिक्स। अगर आपको मज़ा आया हो तो आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स।